गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर एक सीरीज लेकर आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग को लेकर। तो उसमें कुछ क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी आते हैं, तो उसी के क्वेश्चन आंसर आज 15 क्वेश्चनों का सॉल्व यहाँ करेंगे विथ आंसर के साथ। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तमाम तरह की जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय से उपलब्ध होते रहें। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक तर्क, अंग्रेजी और नर्सिंग से संबंधित बुनियादी ज्ञान को कवर करते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके आधार पर संभावित प्रश्न दिए गए हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी में मदद करेंगे। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जो ज़्यादातर टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे 60 टॉपिक दिए जाएंगे। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 60 टॉपिक हैं, उन्हीं 60 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, ये नर्सिंग टेस्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानव शरीर की संरचना और कार्यों से संबंधित होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर पहला है, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं, या सीधा इस तरीके से कहिए कि मानव शरीर में जो हृदय होता है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो भाई बहुत लोअर क्लास से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, तो यहाँ दिया है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कितने होते हैं? तो आपको आंसर पता है यहाँ पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय, जिसे बाया अलिंद बाया निलय और दाया अलिंद दाया निलय कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दाहिने हिस्से में अशुद्ध रुधिर होता है और बाएं हिस्से में शुद्ध रुधिर होता है। जो दाहिने तरफ का हृदय के कक्ष होते हैं, चाहे ऊपर का अलिंद हो और नीचे का निलय, दोनों में अशुद्ध रुधिर होता है। और जो दाएं तरफ का होता है, ठीक है, सॉरी बाएं तरफ का जो होता है, बाएं तरफ में ऊपर अलिंद में भी शुद्ध रुधिर होता है और नीचे भी शुद्ध रुधिर होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। पाचन तंत्र में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन सा अंग करता है? यकृत करता है, पेट करता है, अग्न्याशय करता है, छोटी आंत्र करती है। तो आपको पता है कौन करता है? पेट। पेट को क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। ठीक है, भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है। लीवर तो करता नहीं है, जिसे यकृत कहते हैं, और अग्न्याशय भी नहीं करता, जिसे पेंक्रियाज कहते हैं। और छोटी आंत्र में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टिबिया है, फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस है। ठीक है, तो कौन सी हड्डी है? फीमर है। ठीक है, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं। जो जांग की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब टिप्स यहाँ क्या दिया हुआ कि एनाटॉमी में हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के कार्यों पर फोकस करें। सामान्य प्रश्न जैसे कौन सा अंग क्या कार्य करता है, शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुए 3 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं चौथे में। देखिए, अब चौथा जो आंसर लिया गया है वो आपके माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल से लिया गया है। ये प्रश्न नर्सिंग में स्वच्छता और रोग नियंत्रण से संबंधित होते हैं। अब देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, मलेरिया। तो आपको पता है इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। डेंगू जो होता है डेंगू वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोग हो गया। अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न पे। यह अस्पताल में इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? मरीज को कमरे में बंद कर देना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए, सभी उपकरण जलाना चाहिए, मरीज को मास्क पहनाना चाहिए। तो बहुत ही आसान आंसर क्या होना चाहिए? नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। देखिए, टिप्स दिया हुआ कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होने वाले रोगों के नाम और उनके नियंत्रण के तरीके जैसे स्टरलाइजेशन, डी इन्फेक्शन इत्यादि को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे। ठीक है, फार्माकोलॉजी है। ठीक है, फार्माकोलॉजी है। अब यह दवाइयों का बुनियादी ज्ञान और उनके उपयोग से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो छठा प्रश्न है, पैरासीटामोल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप के लिए, बुखार और दर्द के लिए, मधुमेह के लिए, हृदय रोग के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? बुखार और दर्द के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं 7वें प्रश्न पे। अब आ जाते हैं, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? हाइपरटेंशन, मधुमेह, अस्थमा, थायराइड। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? मधुमेह। मधुमेह आपको पता है कि जो
हमारा अग्न्याशय ग्रंथि होता है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, और जब उसका स्राव होना कम हो जाता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं या शुगर रोग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। ठीक है, अब ये आपका जो 8वां प्रश्न है कहाँ से लिया गया है, न्यूमेरिकल रीजनिंग से लिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल रीजनिंग। तो नर्सिंग में दवाओं की खुराक गणना और बुनियादी गणित महत्वपूर्ण है। तो इसी में देखिए आपको टिप्स भी दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो 8वें प्रश्न दिया है, यदि एक मरीज को 500 मिलीग्राम की दवा हर 6 घंटे में दी जानी है तो 24 घंटे में कितनी खुराक दी जाएगी, 2 खुराक, 3 खुराक, 4 खुराक, 6 खुराक। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ 4 खुराक, तो 24 गुणे 6 कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 खुराक हो गया। तो आपको सॉल्व भी करके बताया गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न पे। एक दवा की एक गोली में 250 मिलीग्राम सक्रिय पदार्थ है, यदि मरीज को 1 ग्राम दवा देनी है तो कितनी गोलियां देनी होंगी, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही होगा 4। ठीक है, 4। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम को 250 से भाग दे दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो आपको सॉल्व भी करके दिया गया, टिप्स भी दे दिया मैंने यहाँ पे कि भिन्न प्रतिशत अनुपात और यूनिट कन्वर्जन मिलीग्राम से ग्राम पर अभ्यास करें और समय प्रबंधन के लिए टाइम्स प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आ जाते हैं 10वें पे। तो दिया है वर्बल रीजनिंग, अंग्रेजी और संचार से लिया गया है। तो संचार कौशल और समझ नर्सिंग में जरूरी है। दिया निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, द पेशेंट आर फीलिंग बेटर, द पेशेंट इज फीलिंग बेटर, द पेशेंट फीलिंग बेटर और द पेशेंट फील बेटरली। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, द पेशेंट इज फीलिंग बेटर। अब 11वां देखिए, एम्पैथी। ठीक है, का अर्थ क्या है, क्रोध, वैसे यहाँ एम्पैथी लिखा हो और यहाँ पर सिंपैथी होना चाहिए वैसे। क्रोध, सहानुभूति, उत्साह, भय। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सहानुभूति। तो आपको पता मेडिकल लाइन में क्या जरूरी होना चाहिए, सहानुभूति जरूरी होता है। यहाँ गुस्सा आप नहीं कर सकते, उत्साह नहीं कर सकते, भय, डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, सिंपैथी। टिप्स में देखिए मैंने क्या बता रखा है आपको कि बुनियादी व्याकरण, शब्दावली और रीडिंग कॉम्प्रिहेंस पर ध्यान दें। नर्सिंग में मरीजों से संवाद के लिए सहानुभूति और स्पष्टता जरूरी है। अब देखिए जो 6 नंबर है, सिचुएशन जजमेंट, यानी कैसा सिचुएशन उस समय क्या आप करेंगे। तो ये प्रश्न नर्सिंग में निर्णय लेने की क्षमता को परखते हैं। तो ये 12वां प्रश्न यहाँ से बनता है, यदि एक मरीज दवा लेने से मना करता है तो आप क्या करेंगे, उसे जबरदस्ती दवा दे देंगे, डॉक्टर को तुरंत बुलाएंगे, मरीज से मना करने का कारण पूछेंगे और समझाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, मरीज से मना करने का कारण पूछेंगे और उसे क्या करेंगे, समझाएंगे। 13वें प्रश्न पे आइए, एक मरीज को आपातकाल में ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध नहीं है, आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, वैकल्पिक उपकरण ढूंढेंगे, मरीज को दूसरी दवा देंगे, स्थिति को नजरअंदाज करेंगे। तो क्या करेंगे हम भाई, वैकल्पिक उपकरण को ढूंढेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, पता चले तब तक तो चल बसा, और मरीज को दूसरी दवा देंगे। अरे भाई उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, दवा की नहीं, और स्थिति को नजरअंदाज करेंगे, यानी कि उसे जरूरत है, वो तड़प रहा है और आप क्या करिए, इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर को ही क्या कहते हैं, नजरअंदाज करना। ठीक है, तो टिप्स आपको मैंने क्या देखा है, सिचुएशनल प्रश्नों में शांत रहना, तार्किक सोचना और मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं हम 7वें प्रश्न टॉपिक पे। तो देखिए मैंने कहा ना नर्सिंग एप्टीट्यूड में 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक में क्या आपको पढ़ना मैंने बताया हर में। ठीक है, तो दिया नर्सिंग प्रतिक्रिया और नैतिकता, यह नर्सिंग की प्रतिक्रिया और नैतिकता से संबंधित प्रश्न दिया जो है। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या, मूल्यांकन, निदान, योजना, कार्यान्वयन। ठीक है, तो क्या है मूल्यांकन, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले अपनी जो भी बीमारी है उसके बारे में बताएंगे आप, तो जब आप बताएंगे तो उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, ना कि डायरेक्ट उपचार करने लगता है, वो क्या करेगा, पहले समझेगा आपको आपके रोग का। ठीक है, जिसे डायग्नोसिस कहते हैं, डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, निदान करेगा। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर, यदि एक मरीज गोपनीयता का उल्लंघन होने की शिकायत करता है तो नर्स को क्या करना चाहिए, शिकायत को नजरअंदाज कर देना चाहिए, मरीज से माफी मांगना और जांच करना, मरीज को दोष देना, दूसरे स्टाफ को बताना। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, मरीज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और स्टाफ को बता भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मरीज से माफी मांगेंगे और उसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। टिप्स यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि नर्सिंग प्रक्रिया जैसे असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेशन है, इवोल्यूशन है और मरीज की गोपनीयता, सहमति जैसे नैतिक मुद्दों को समझें। ठीक है, तो ये रहे टोटल 15 प्रश्न आज के, और कैसा लगे आपको ये 15 प्रश्न मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। साथ ही साथ आप जो है मोटिवेशन करने के लिए आप लाइक भी करिए और शेयर भी
करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। और इस तरह पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाए, जिससे कि आपका नर्सिंग में एडमिशन हो सके अच्छे कॉलेजों में। गुड बाय।